हेलो, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री का यानी कि पार्ट नंबर क्या देख रहे हैं। हाँ, तो पार्ट नंबर बाबू हम यानी कि दूसरा को देख रहे हैं। जो हम इसमें देख लिए थे तो उसको तो हम अब यानी कि क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इससे पहले हम कहाँ तक देख लिए थे, तो हम देख लिए थे यहाँ अक्रिस्टलीय यानी कि पदार्थ को देख रहे थे, जिसमें हम उसका अभिलाक्षणिक गुण या उसका विशेषता को हम लिखवा रहे थे। तो इसमें हम लिखवाए थे कि यह जो सामान्यता यानी कि समपीड्य होता है, इसका मतलब है कि जो अक्रिस्टलीय जो पदार्थ है तो उसको हम यानी कि दबा सकते हैं। जैसे में बात आती है कि प्लास्टिक आ गया, हाँ पॉलीथीन आ गया, तो सब क्या आप दबा सकते हैं। अगर आता है बात ये क्रिस्टलीय, तो क्रिस्टलीय का मतलब है क्या है, तो क्रिस्टलीय में बाबू आपको आता है, देखिए ये तांबा आता है, ये चीनी आता है, ये सब आता है क्रिस्टलीय में। लोहा आ गया, चांदी आ गया, तो ये सबको आप दबा नहीं सकते और असंपीड्य होता है। ठीक, हाँ समझ गए होंगे आप लोग, बहुत समझदार हैं। देखिए जितना अगर पॉइंट हम लिखवा रहे हैं अगर उतना आप लिख लीजिएगा ना, तो जो मुझे उम्मीद है, या आप भी खुद सोच के देखिए, जो हम इसमें लिखवाए हैं अगर इससे अगर ज़्यादा एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव बनता है वह कहाँ से बनता है, यही से तो ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इसको आपको जब बढ़िया से पढ़ के चल जाइएगा ना, तो एक भी ऑब्जेक्टिव यानी कि छूटेगा नहीं। हाँ, तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या है, तो समदैशिक को अब देखना हम स्टार्ट करते हैं। समदैशिक यानी कि मतलब क्या होता है, तो आइसो यानी कि ट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, देखिए तो बोल रहा है ना कि सर अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का वह गुण जिसमें ऊष्मीय प्रसार, विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक जैसे गुणों को मापने पर सभी दिशाओं में इनका जो गुण है ना एक समान होती है, तो उससे हम यानी कि समदैशिक कहते हैं। समदैशिक का मतलब है, इसका हम आपको सरल एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को आप उसको हीट करिएगा, उसको लहराइएगा, उसको गर्म करिएगा ना, तो उसका जो गुण है, तो प्लास्टिक क्या जो सभी जो जितना अगर गोल प्लास्टिक है तो उसका सभी जो जगह ना उसका गर्म होगा। हीट जब करेंगे प्लास्टिक को पिघलाएंगे तो प्लास्टिक पूरा पिघल जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका प्लास्टिक जो है उसमें ऊष्मीय प्रसार हो गया, उसको सभी जगह पर समान है, तो उसको हम यानी कि समदैशिक बोलते हैं। आज जबकि लोहा को हम गर्म करते हैं तो लोहा का यहाँ ज़्यादा गर्म है, यहाँ कम गर्म है, तो उसके यहाँ तो अक्रिस्टलीय होता है, तो हाँ यानी कि विषमदैशिक यानी कि इन आइसोट्रॉपिक वहाँ होता है। ठीक, तो इसमें वही कहा गया है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का वह गुण जिसमें ऊष्मीय प्रसार, विद्युत जो प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक जैसे गुण को मापने पर सभी दिशाओं में इनका जो गुण है ना एक समान होती है, तो उसे हम यानी कि समदैशिक कहते हैं। देख लिए, ठीक, यहाँ से देखिए आप, अब बोल रहा है कि अति शीतलित द्रव, ये एग्जाम में बाबू एक बार नहीं 2 बार 3 बार यानी कि कई बार इसको पूछा गया है। 2022 में पूछा गया है, 2000 यानी कि 23 में पूछा गया है, और यानी कि 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया है। नहीं तो खुद से आप जाइए क्वेश्चन बैंक को खोल कर देखिए, उसके बाद हमसे बोलिएगा। पूछा है कि अति शीतलित द्रव किसको कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं कि सुपर कोल्ड लिक्विड क्या है। 2 मार्क्स की परीक्षाओं में पूछता है एग्जाम में। तो हाँ, तो अति शीतलित द्रव क्या है, देखिए तो आपको यानी कि डैश यहाँ से दे दीजिए, और जो हम लिखवा रहे हैं ना तो उसको आप यानी कि समझ जाइए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए बोल रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस में ताप और दाब के कारण या दाबों के प्रभाव के कारण द्रव्य के सदृश, सदृश का मतलब है कि जैसा बहाव की प्रवृत्ति होती है, तो अतः इसे हम यानी कि अति शीतलित द्रव्य कहा जाता है। अब बोल रहा है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में है, जिसमें कुछ प्लास्टिक ले लिए, कुछ हम कांच ले लिए, क्या है तो अक्रिस्टलीय है, तो उसमें हम बोल रहे हैं कि ताप और यानी कि दाब के प्रभाव कारण, ताप का मतलब है कि उसको हम टेम्परेचर खूब दे दिए, पूरा गर्म कर दिए, ठीक, हाँ उसको प्रभाव के कारण जो है ना द्रव्य के सदृश और पानी के जैसा वह बहने लगेगा, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अति शीतलित यानी कि द्रव्य कहते हैं। इसको हम यानी कि गोस्ट के मूवी यानी कि जो भूत का जो फिल्म होता है ना, तो उसमें आप यानी कि देख रहे होंगे कि अंधार टाइप का रहता है, पूरा धुआं इसे उड़ता है ना, तो हाँ वो क्या रहता है, तो अति शीतलित द्रव है, सुपर कोल्ड लिक्विड तो है, या गोस्ट मूवी में उसका दिखाया गया है। देखिएगा जो बगल से अंधार टाइप का धुआं से उड़ता है उसको क्या सुपर कोल्ड लिक्विड रहता है। आपको हम इस तरह से एग्जाम्पल देंगे ना कि आपको माइंड में सेट कर देंगे हम। हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या है,
अब बोल रहा है ना कि यह शब्द कांच के लिए बहुत प्रयुक्त होता है। बोल रहा है ना कि जो शब्द है ना वह कांच के लिए क्या है, तो बहुत यानी कि प्रयुक्त होता है। कांच को अति शीतली द्रव्य क्यों कहा जाता है? ये एनसीईआरटी की किताब से अब एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा था कि यह, हाँ, कि कांच को अति शीतलित द्रव्य क्यों कहा जाता है। ऐसे बोला था, कांच को अति शीतलित द्रव्य कहा जाता है क्यों, और डैश लगा दिया था। इसमें आपको आंसर में लिखना होगा ना। लिखिए, कांच पर ताप और दाब के प्रभाव के कारण इसमें धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे अति शीतलित द्रव्य कहा जाता है। लिखना होगा कि कांच पर ताप और दाब के प्रभाव के कारण इसमें धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है, तो अतः इसे हम यानी कि अति शीतलित द्रव्य कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, VVI यानी कि स्टार मार्क्स देके आप नोट्स बनाइए। क्या है, कांच की खिड़की बनाते समय कांच की निचली सतह को तीक्ष्ण कोण धार वाला बनाया जाता है ताकि गर्मी के दिनों में कांच टूट न जाए। बोल रहा है, कांच की जब खिड़की हम बनवाते हैं ना, तो उस समय बनवाते समय जो कांच की जो निचली जो सतह होती है उसको हम यानी कि तीक्ष्ण कोण धार वाला बनाते हैं ताकि गर्मी के दिन में वह फूट न जाए। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर के कारण उसमें क्या होता है, तो कांच तो अक्रिस्टलीय यानी कि ठोस पदार्थ है, तो उसको यानी कि धीरे धीरे उसमें यानी कि बहने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, अब यहाँ से हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की ज्यामिति निश्चित होती है क्यों। ये भी बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ से है, तो क्वेश्चन बैंक से है। क्या पूछा था, देखिए, तो पूछा था कि क्रिस्टलीय जो ठोस है उसका ज्यामिति यानी कि निश्चित होती है। क्यों निश्चित होती है, कारण क्या है। हाँ, तो उसमें आपको लिखना था, क्या लिखना है, देखिए, क्योंकि इनके क्या है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण जो बल बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण इनके अणु निश्चित और यानी कि नियमित रूप से एवं दीर्घपरासी होते हैं, तो अतः इसी की ज्यामिति आकृति जो है वह निश्चित होती है। आपको 2 मार्क्स यानी कि मिल जाएगा। आपसे बोल रहा है कि क्योंकि इनके जो अणु जो है ना, तो देखिए कोई कलम है तो कलम के मध्य में तो कुछ आइटम है, अणु है, तो हाँ, तो इनके अणुओं के मध्य में लगने वाला जो अंतर आणविक जो आकर्षण जो बल है ना, बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम जल्दी से तोड़ नहीं सकते हैं, जिसके कारण इनके अणुओं के निश्चित और यानी कि नियमित रूप से क्या होती है, तो एवं दीर्घपरासी होते हैं, तो इससे हम यानी कि क्या बोलते हैं इसको, यानी कि ज्यामिति हो गया, आकृति यानी कि निश्चित होती है। इसको आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए बाबू, बोल रहा है ना क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के प्रकार। आपसे बोल रहा है कि जो क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ है ना उसके कितना टाइप्स होता है, कितना प्रकार होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को अवयवी कणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो बोल रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है तो उसको अवयवी कणों के आधार पर 4 भागों में यानी कि बांटा गया है। देखिए 4 कौन कौन से है, देखते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है ना कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि आयनिक, इसको सबको जो है ना फेयर बनाते चलिए, क्योंकि जब तक आप फेयर ना बनाइएगा तो कैसे आप याद करिएगा, कैसे नोट्स बनाइएगा जब एग्जाम के टाइम आएगा तब। तो हाँ, तो लिखिए फर्स्ट में आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम हिंदी में बोल दिए, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड में क्या है, देखिए सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, इसको बोलते हैं कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बाबू, तो कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, तीसरा नंबर देखिए आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इसको बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक,
इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर में धातुई क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? तो धातुई क्रिस्टलीय ठोस, इसको बोलेंगे कि मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है? तो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बारी बारी से चारों जो है ना उसको लिखवाएंगे और चारों में डैश दे के लिखवाएंगे आपको, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो चलिए अब देखिए फर्स्ट नंबर लिखिए आप, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो है वह लिखकर डैश दीजिए और उसमें हम अब लिखवाते हैं। हाँ तो चलिए डैश दे लिए होंगे। लिखिए क्या है, देखिए वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण आयनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगने के कारण आपस में इनके अणु बंधे होते हैं, तो इससे निर्मित क्रिस्टलीय ठोस को हम आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बोल रहा है कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिसका निर्माण आयनों के बीच, आयन का मतलब है कि प्लस माइनस होना चाहिए, तो आयनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण आपस में इनके अणु एटम जो है ना बंधे होते हैं, तो इससे निर्मित या इस प्रकार से निर्मित क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं तो उसको हम अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया होगा। अब चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को हम यानी कि वैद्युत संयोजक क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। इसको अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो इसको एग्जाम में आपको VVI यानी कि स्टार मार्क्स देख लिख लीजिए। देखिए क्या है कि जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोलते हैं, तो वैद्युत संयोजक क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। ठीक। अब आपसे पूछ देगा कि जो एग्जाम्पल बताइए किसका, तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए बाबू। आपसे दे देगा एग्जाम में कौन सा जो है ना निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। तो हम इतना सारा एग्जाम्पल लाए हैं, अगर आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना, तो आपसे एक भी एग्जाम्पल छूटेगा नहीं, खास करके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में। ठीक। देखिए बाबू, तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल लिखवाते हैं NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ प्लस होता है चार्ज, यहाँ माइनस होता है, तो NaCl हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि साधारण नमक। फिर हो गया KCl, हो गया पोटेशियम क्लोराइड, हो गया क्या लिखा है, पोटेशियम क्लोराइड। फिर हो गया MgCl2, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर क्या है, तो BaCl2, क्या है, तो Ba यानी कि बैरियम यानी कि क्लोराइड, क्या है, तो बैरियम क्लोराइड। फिर है KNO3, जिसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र क्या है, तो KNO3। फिर है SrCl2, जिसको बोलते हैं स्ट्रोंटियम यानी कि क्या है, तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड, क्या है, तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड। फिर इसके बाद क्या है, CsBr2, जिसको बोलते हैं सीजियम ब्रोमाइड, क्या है, सीजियम ब्रोमाइड, CsBr2। फिर क्या है, तो कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड। फिर हो गया आयरन क्लोराइड, FeCl2, आयरन क्लोराइड इत्यादि। इतना जो अगर आप लिख लीजिएगा तो आपको खुद अब अंदाज लगे होगा, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ से बिहार बोर्ड में छूटेगा नहीं, एकरे में से पूछता है। तो बस अगर आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे जितना कमेस्ट्री है ना आपको हम इसी तरह से पढ़ा देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके। हम इस तरह से कंटेंट आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, अब बोल रहा है ना कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का विशेषता, द एडवांटेज ऑफ आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोल रहा है कि द एडवांटेज ऑफ आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि जो आयनिक क्रिस्टलीय जो ठोस है ना तो उसका विशेषता अब क्या होगा, लिखिए। तो फर्स्ट नंबर विशेषता में लिखना है कि यह धातु और अधातु के बीच बनता है। अगर एग्जाम में दे देगा कि जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका विशेषता को लिखिए, तो आपको तो लिखना होगा। तो इससे क्या है, तो यह धातु और अधातु के बीच वह बनता है। फिर दूसरा नंबर में लिखना होगा कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या है, तो इसका जो द्रव्यनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट और यानी कि BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो यानी कि हाई यानी कि उच्च होता है। ठीक। हाँ,
थर्ड नंबर स्टेप में बोल रहा है ना कि यह कठोर और यानी कि भंगुर होता है। भंगुर का सर मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है ना कि वह कमजोर, वीक यानी कि टूट जा सकता है। तो जो आयनिक क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है ना, तो ये क्या होता है? कठोर होता है और यानी कि भंगुर। इसका मतलब है कि वह मजबूत होता है। ठीक, हाँ चलिए मेरे दोस्त, अब देखते हैं चौथा नंबर स्टेप में क्या बोल रहा है कि यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि द्रवीय अवस्था में विद्युत के यानी कि सुचालक होते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। NaCl क्या है? तो NaCl, जब Na जो Cl जो है तो क्या है? तो NaCl साधारण नमक है। अब जब नमक को अगर पानी में डालिएगा ना तो क्या है? तो यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक है। वो जो नमक अभी क्या है? तो ठोस अवस्था में, तो उसमें क्या विद्युत के यानी कि चालक होगा? तो बोलेंगे कि नहीं। और वही अगर नमक को अगर हम पानी में यानी कि मिला देंगे तो Na जो है ना प्लस एक जगह बन जाएगा और Cl जो है ना माइनस एक जगह बन जाएगा, तो चार्ज बन जाएगा। Na यानी कि प्लस Cl माइनस यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यह बोल रहा है कि यह ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और जबकि द्रवीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और जब नमक को आप घोर दीजिएगा पानी में, उसमें जब करंट को फ्लो करिएगा ना तो वह क्या हो गया? वह द्रवीय अवस्था में बन गया, तो वह क्या होगा? तो विद्युत उसमें पार होगा, तो क्या? और सुचालक हो जाता है। इसको आपको हम एग्जाम्पल दे दिए हैं, बहुत सरल। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ अब बोल रहा है कि चौथा नंबर के क्या बोल रहा है कि यह ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए, बोल रहा है कि जो आयनिक क्रिस्टलीय जो ठोस है ना, वह ध्रुवीय विलायक जो है ना उसमें घुलनशील होते हैं, जिसमें घुल जा सकता है। और जबकि जो अध्रुवीय जो विलायक है तो उसमें अघुलन यानी कि शील होते हैं, उसमें मिलते नहीं है। तो ध्रुवीय विलायक क्या है और अध्रुवीय विलायक क्या है? तो सर इसको हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसके लिए आपको यहाँ से लिखना होगा कि अध्रुवीय किसको कहते हैं, अध्रुवीय हम किसको कहते हैं। ठीक, तो इसको लिए आपको यहाँ पर लिखिए। हाँ, तो ध्रुवीय को डैश देख के लिखिए। ध्रुवीय का मतलब है इसमें क्या हुआ? तो H2 यानी कि वाटर हो जाएगा, H2S हो जाएगा, C2H5OH यानी कि जिसको बोलते हैं कि इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। जो आयनिक क्रिस्टलीय जो ठोस है तो किसमें यानी कि घुलनशील है? तो ध्रुवीय विलायक में। जैसे H2O में वाटर में घुल जाएगा, C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल में H2S में घुल जाएगा। और जबकि अध्रुवीय विलायक का मतलब है कि उसमें जो है ना घुलनशील नहीं होता है। जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl3 हो गया, ईथर हो गया, इस सब में जो है आयनिक क्रिस्टलीय सॉल्ट क्या है? तो वह घुलता नहीं है, अध्रुवीय विलायक है। अभी जो है ध्रुवीय विलायक है, इसको आप लिख लीजिए। आपसे एग्जाम पूछ देखने में लिखे तो में से कौन ध्रुवीय विलायक है? तो बोलना हो कि H2S होगा, H2O होगा, C2H5OH हो जाएगा, बेंजीन क्लोरोफॉर्म ये सब क्या है? तो अध्रुवीय विलायक है। ठीक, देखिए बाबू यहाँ इसको जो है ना बोर्ड की परीक्षा 2021 में प्लस यानी कि 2025 में, कब? 2025 में इसको 2 बार पूछा गया है। 2021 के बोर्ड की परीक्षाओं में और 2025 के बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया। क्या पूछा गया था? इसको जरा गौर से देखिए। पूछा गया था यही कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि द्रवीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? बिहार बोर्ड में तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछा था? कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि द्रवीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या है? तो इसको आपको आंसर में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हाँ, क्योंकि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के जो आयन ठोस अवस्था में स्वतंत्र नहीं होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के जो आयन जो होते हैं ना, तो ठोस अवस्था में स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि द्रवीय अवस्था में स्वतंत्र होते हैं। इसलिए यह जो है ना वह आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि द्रवीय अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। इसको आपको इतना लिख देना है, आपको 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, देखिए इसके बाद पूछा था। अब दूसरा नंबर हम पॉइंट को देखते हैं। दूसरा में क्या है? तो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या देख रहे हैं? तो कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम देख रहे हैं, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, हाँ, इसमें डैश देकर आप यानी कि लिखना बस स्टार्ट करिए। क्या है? देखिए, तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण
अधात्विक परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन के कारण बनती है एवं इनके परमाणु एक निश्चित दिशाओं में व्यवस्थित होती है तो उसे हम यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो बोलेंगे कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण अधात्विक परमाणुओं के बीच सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के कारण बनती है एवं इनके जो परमाणु जो एटम है ना तो एक निश्चित दिशाओं में यानी कि व्यवस्थित होते हैं तो उससे हम यानी कि क्या बोलते हैं? तो सहसंयोजक यानी कि क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया। हाँ, देखिए, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस को नेटवर्क ठोस, बृहत परमाणुक ठोस एवं जालक्रम ठोस भी कहा जाता है। अगर आपसे बोल देगा कि सहसंयोजक ठोस को क्या नाम से जानते हैं और किस नाम से, तो नेटवर्क ठोस हम बोलते हैं, जालक्रम ठोस बोलते हैं, बृहत परमाणुक ठोस बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में दे देगा कि सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस नहीं लिखिए, आप नेटवर्क ठोस लिखिए, जालक्रम ठोस को लिखिए, बृहत परमाणुक ठोस को लिखिए, तो आपको में ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सहसंयोजक हम इस नाम से और जानते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया होगा? किसका? तो सहसंयोजक जो क्रिस्टलीय जो ठोस है ना तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा बताइए? तो हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, कोरडम होगा, नीलम होता है, मणिक इत्यादि सब क्या है? तो सब जो है ना वह सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक। हाँ, अब बोल रहा है कि सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्या है? तो कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोल रहा है कि जो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस उसके विशेषताओं के लिखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उसके लिए क्या होगा? हाँ, फर्स्ट नंबर आपको डैश देना है और लिखना है कि इनका द्रवनांक और क्वथनांक। इसका मतलब है कि बीपी और यानी क्या है? एमपी। एमपी का मतलब होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बीपी का मतलब होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, तो इसका यानी कि बीपी और यानी कि एमपी यानी कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट और यानी कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि बहुत ऊंच होता है। ठीक। हाँ, फिर बोला जा रहा है ना कि यह जो है वह दिशात्मक प्रकृति का होता है, इसका कोई डायरेक्शन होता है। किसका? तो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का। हाँ, इसके बाद देखिए, तीसरा नंबर में आपको लिखना है कि यह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होते हैं लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। ऐसा क्यों कहा गया है? बोला रहा है कि जो सहसंयोजक क्रिस्टलीय जो ठोस जो है ना या विद्युत एवं ऊष्मा जो है तो उसका कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो है ना वह क्या है? तो विद्युत का सुचालक माना जाता है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट क्या है? तो विद्युत का सुचालक होता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको अंडरलाइन लाइन करवा दिए हैं। तो यहाँ तक तो नोट्स बना लिए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम। देखिए, यहां से देखना हमने क्या है। अब बोल रहा है कि हाँ, चौथा नंबर स्टेप में क्या लिखना है? तो इसका अपवर्तनांक ऊंच होता है। यहाँ लिखना है आपको कि इसका जो अपवर्तनांक है ना वह क्या होता है? तो ऊंच होता है। हाँ, तो इसका लिखना है कि इसका जो अपवर्तनांक है ना वह क्या होता है? यानी कि ऊंच होता है। ठीक। 5 नंबर स्टेप में इसको फिर लिखिएगा कि यह प्रकाश के विभिन्न कंपनावृत्ति वाले ऊर्जाओं को अवशोषित करते हैं। बोल रहा है कि यह जो प्रकाश के विभिन्न कंपनावृत्ति वाले जो ऊर्जा जो है तो उसको अवशोषित करता है। ठीक। इसके बाद यानी कि स्पेशल पॉइंट देके आपको यानी कि लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देखिए, हाँ, फर्स्ट नंबर में लिखिए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। द ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है? तो ग्रेफाइट जो है ना वह विद्युत का यानी कि सुचालक माना जाता है। ठीक। हाँ, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर जब रुकी हुई होती है ना तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब रुकी हुई होती है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अगर गतिशील अवस्था में आ जाती है तो विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। चलिए,
तो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट की विशेषता बताइए। हीरा और ग्रेफाइट है ना, दोनों की यानी कि विशेषता बताइए। तो फर्स्ट में हम जो है ना हीरा को यानी कि लिखवाते हैं, जिसका मतलब है कि डायमंड। तो डायमंड को लिखवाते हैं, इसके बाद हम ग्रेफाइट को लिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर यानी कि आप डैश देके इसमें लिखिए। ठीक, तो हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। हीरा जो है ना विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। द हीरा इज क्या है, तो बोल रहे हैं कि गुड कंडक्टर है, तो नहीं, गुड कंडक्टर नहीं है। तो हीरा जो है ना विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हीरा में कार्बन की चारों जो संयोजकताएं हैं ना, वह 4 अन्य कार्बन यानी क्या होता है, बंधा होता है। अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए विद्युत और ऊष्मा का यानी कि कुचालक होते हैं। बोल रहा है ना कि जो हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक क्यों होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि हीरा में जो कार्बन की संयोजकता कितना है, तो 4। तो 4 जो है अन्य कार्बनों से वह बंधे होते हैं, अर्थात कोई इसमें जो है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए वह विद्युत और ऊष्मा का यानी कि कुचालक माने जाते हैं। ठीक, हाँ, देखिए हीरा में प्रत्येक कार्बन जो है वह sp3 यानी कि प्रसंक्रित होता है, क्योंकि इसमें सिग्मा बंधन जो है ना, इसका मतलब है कि सिग्मा बंधन की संख्या यानी कि 4 होती है। आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछ दिया है कि जो हीरा है तो हीरा में क्या यानी कि प्रसंक्रित होती है, तो बोल देंगे कि sp3 जो है ना प्रसंक्रित होती है, और बोल देंगे कि इसमें जो सिग्मा जो बंधन है तो उसकी संख्या कितना होता है, तो बोल देंगे कि सर 4 होता है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ इसकी ज्यामितीय आकृति जो है क्या होती है, तो यानी कि इसका ज्यामितीय जो आकृति जो है ना वह चतुष्क यानी कि फलकीय होती है। आपसे बोल देगा कि जो हीरा है तो हीरा का ज्यामितीय आकृति क्या होता है, तो चतुष्क फलकीय होती है। ठीक, फिर देखिए यहाँ से बोल रहा है कि हीरा जो है ना क्वथनांक और अपवर्तनांक उच्च होता है। हीरा का जो क्वथनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट और यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो यानी कि उच्च यानी कि होता है। ठीक, इसके बाद देखिए इसका उपयोग कीमती आभूषण एवं महंगे सजावट के लिए किया जाता है। बोल रहा है कि जो हीरा है ना, तो हीरा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो हीरा का उपयोग कीमती आभूषण एवं महंगे सजावट के लिए यानी कि किया जाता है। यहाँ तक तो हो गया मेरे भाई। अब यहाँ से देखिए कि इतना में तो यानी कि 6 नंबर पॉइंट में लिखी है, तो इसका यानी कि हीरा का उपयोग बोल रहा है कि इसका उपयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है, जिसे कार्बोनेडो कहते हैं। बोल रहा है कि जो हीरा है ना, तो हीरा का प्रयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, तो कार्बो यानी कि नेडो कहा जाता है। ठीक, हाँ, ग्रेफाइट की विशेषता क्या है, अब आपसे बोल देगा कि जो ग्रेफाइट है तो उसका विशेषता क्या है। ठीक, तो यहाँ लिखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में पहले पॉइंट देके लिखिए कि यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन की संयोजकताएं 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है, जबकि एक संयोजी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में रहता है। बोल रहा है कि ग्रेफाइट की विशेषता क्या है, तो यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है, तो क्योंकि इसमें जो प्रत्येक जो कार्बन है तो उसकी संयोजकताएं 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है, जबकि इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ना वह क्या होता है, तो स्वतंत्र यानी कि अवस्था में होता है। यहाँ तक तो हो गया। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लिखिए। ठीक, यहाँ से इसमें प्रत्येक जो कार्बन, सी का मतलब है कार्बन, इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़े होते हैं, अतः इसकी जो प्रसंकरण कितना होती है, तो sp2 होती है। इसको आपसे लिख लेना होगा, आपको एग्जाम में पूछ देगा कि जो ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट का जो यानी क्या होता है, तो यानी कि प्रसंकरण क्षमता कितना होता है, तो sp2 होता है। इसमें क्योंकि इसमें सिग्मा बंधन की संख्या कितना होता है, तो sp यानी कि 3 होता है। कितना होता है ना, 3 होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि जो ग्रेफाइट है तो उसमें सिग्मा बंधन की संख्या कितना होता है, 3, और क्या यानी कि प्रसंकरण होता है, तो sp यानी कि 2 प्रसंकरण होता है। ठीक, हाँ, इसके बाद इस पॉइंट में लिखिए किसका ज्यामिति जो आकृति जो है वह त्रिकोणीय होता है।
आपसे बोला गया है कि जो ग्रेफाइट है तो उसका ज्यामिति और आकृति क्या होगा, तो त्रिकोणीय होता है। इसको भी आपको लिख लीजिए, पूछ देगा एग्जाम में। जितना पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, बहुत आपसे एग्जाम में पूछेगा, टकरेगा भी क्वेश्चन। इसके बाद लिखिए कि इसका उपयोग अस्नेहक के रूप में एवं नाभिकीय विखंडन में अवमंदन के रूप में किया जाता है। हाँ, अस्नेह का मतलब क्या है, जब गिरीश सुरेश के नाम सुने हैं, जब ट्रैक्टर में लगाया जाता है तो हाँ है, तो जो ग्रेफाइट है ना, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो अस्नेह के यानी कि कम करने के रूप में, नाभिकीय जो विखंडन जो होता है ना, तो उसमें हम इसका भी यूज करते हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक। हाँ, यहाँ तक तो हो गया। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को लिखिए, कितना 5 नंबर पॉइंट को लिखिए। इसका अपवर्तनांक और क्वथनांक हीरे की तुलनाओं में कम होता है। तो बोल रहा है कि इसका जो अपवर्तनांक और यानी क्वथनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो इसको गर्म करेंगे तो जल्दी पिघलेगा हीरा से यानी कि तुलना में। तो बोल रहा है कि इसका जो अपवर्तनांक और जो क्वथनांक जो होता है ना, वह हीरे की तुलनाओं में बहुत कम होता है, ठीक। इसको भी लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पॉइंट को लिखना होगा, क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ से कि यह मुलायम और यानी कि संपीडी होता है। जो ग्रेफाइट जो होता है ना, वो क्या होता है, तो वह मुलायम होता है और यानी कि संपीडी। संपीड का मतलब है कि इसको आसानी से वह दबाया जा सकता है, किसको, तो यानी कि ग्रेफाइट। तो बोल रहा जाता है कि जो हीरा जो है ना, नहीं ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या है, तो यानी कि मुलायम भी है और संपीडी भी होता है, ठीक। फिर देखिए हम यहाँ से देखते हैं, नोट पॉइंट देके आप यहाँ लिख लीजिए, नोट पॉइंट देके लिख लीजिए जो भी आई है। बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ वह हीरा ही होता है। बोल रहा है कि दुनिया का जो सबसे कठोर जो पदार्थ है वह क्या है, तो हीरा है, ठीक। तो नेक्स्ट नंबर लिखिए कि हीरा जो है ना, वह जहरीला होता है। हीरा क्या होता है, तो जहरीला होता है। हीरा में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक होती है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।